सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंट्री कॉमर्स एकेडमी। क्या हाल चाल है क्लास 12? आप लोगों की बोर्ड की एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है एंड आई होप कि आप लोगों ने प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी होगी। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं स्टार्ट करी हैं वो जल्दी से स्टार्ट कर दो। जो भी टाइम हमारे पास है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से चला जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन आप लोग करो मेरे साथ, बिकॉज इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी हमारे टॉपिक्स हैं इंडियन को लेकर के या मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के, जितने भी हमारे चैप्टर्स है उस चैप्टर्स की थर्रो रिवीजन जो है वो मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। वन शॉट वीडियोस जो है वो मैं सारे चैप्टर्स की डालने वाली हूँ और वो वन शॉट वीडियो ही आप लोगों के लिए इनफ है, क्योंकि उस वन शॉट वीडियो के अंदर हर चैप्टर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर के फॉर्म में हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर के फॉर्म में हो, ये सब आप लोगों को मेरे वन शॉट वीडियो के अंदर जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जितनी भी हमारी नोट्स बनेगी, शॉर्ट नोट्स बनेगी बोर्ड के ऊपर, वो मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी मेरी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और फुल नोट्स भी मैं बच्चों को अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का टेंशन तो आप लो मत। इकोनॉमिक्स के लिए बस मेरी चैनल को फॉलो करो, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको फॉलो करो, जल्दी से मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ताकि जितने भी रिसोर्सेज मैं अवेलेबल करवाऊँ वो आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगे। मेरी साथ ही साथ इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो, बिकॉज इंस्टाग्राम चैनल के अंदर भी जितनी भी मेरी रील्स आती हैं वो सारी रील्स आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स का टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल भी। जो मैं बता रही हूँ, जितना बता रही हूँ उतना ही करके जाना है। बिल्कुल आप लोगों का इकोनॉमिक्स का जो टारगेट है 80 और 80 वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंडियन इकोनॉमिक्स से। इंडियन इकोनॉमिक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उससे हमें क्या करके जाना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए थे वो कौन से वॉर के थ्रू आए थे। तो वो वॉर का नाम क्या है? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी इज़ द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब ये बैटल ऑफ प्लासी कौन से ईयर में हुआ था? 1757। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए यहाँ पर से, क्योंकि यहाँ से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? सबसे फर्स्ट प्रॉस्परस इकोनॉमी थी कि हम बहुत प्रॉस्पर कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। सेकेंड, अग्रेरियन इकोनॉमी थी, हमारा जो मेजर पॉपुलेशन है वो अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट था। थर्ड, वेल नोन थे हम हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो है उसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड थी। तो ये 3 पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब करता है बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल कंडीशन अबाउट इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो ये भी जो है वो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम रीजन्स बिहाइंड स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर या रीजन्स बिहाइंड बैकवर्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पर जो है स्टेगनेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर या बैकवर्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके क्या कारण है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं स्टेग्नेशन के रीजंस की बात करूं तो आपको 4 पॉइंट याद होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो, लैंड सेटलमेंट सिस्टम किसकी बात करता है? ज़मींदारी सिस्टम के अंदर। ज़मींदारी सिस्टम जो है वहाँ पर ज़मींदार को क्या काम था? ज़मींदार का काम ये था कि जो कल्टीवेटर है उसके पास जाना और लगान कलेक्ट करना। अब ये लगान मतलब टैक्स कलेक्ट करना। लगान कलेक्ट करने की एक फिक्स्ड डेट भी हुआ करती थी, देयर इज़ अ फिक्स डेट टू कलेक्ट द लगान। और जो भी कल्टीवेटर है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, बुरी है, उससे ज़मींदार को कोई लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ इतना काम है कि कल्टीवेटर के पास जाना, लगान कलेक्ट करना और ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देना। अगर ज़मींदार वहाँ पर मर्सी दिखाने लगेगा तो ज़मींदार का जो राइट है लैंड का वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे हटा देगी। तो इसलिए ज़मींदार ने और न ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी ऐसे कोई सिंसियर एफर्ट करे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर जितने भी ये पॉइंट है ये आप लोगों को लिख के आने हैं। और यहाँ पर से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो मेन रीज़न है ज़मींदारी एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेग्नेशन आने का,
मेन रीज़न क्या है, तो वो भी है लैंड सेटलमेंट सिस्टम या ज़मींदारी सिस्टम। क्लियर है। चलो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं जो बात करता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ था, जो फार्मर्स हैं वो फूड क्रॉप्स से कहाँ शिफ्ट हो गए थे, कैश क्रॉप पे। क्या ग्रो करने लग गए थे, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स जैसे कि जूट एंड कॉटन, ठीक है, इसकी कल्टीवेशन करने लग गए थे। अब जूट एंड कॉटन की कल्टीवेशन जो इन्होंने करी तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स को इकोनॉमिक बेनिफिट भी दिए, बट उस इकोनॉमिक बेनिफिट से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर कोई भी हमें सुधार देखने को नहीं मिला। क्योंकि देखो पहले जो ज़मीन थी वो यूज़ होती थी वहाँ पर फूड क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, तो कम से कम उनका सर्वाइवल तो हो जाता था। बट अब फूड क्रॉप्स नहीं हो रहे हैं, कैश क्रॉप्स हो रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, अपनी फूड क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट के लिए। तो इतना ज़्यादा उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर हमें सुधार देखने को नहीं मिला है। तो कमर्शलाइजेशन इज़ ऑल अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। नेक्स्ट आ जाता है रीज़न लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखो प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर कोई भी मॉडर्नाइजेशन नहीं है, कंप्लीट डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंसी है। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो कोई सिंसियर एफर्ट नहीं कर रहे हैं खुद से कि मॉडर्नाइजेशन कर दिया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पर ये सारी रीज़न है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। एंड फोर्थ रीज़न है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम सबको पता है कि फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी तो है नहीं कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दे। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। चाहे टेरेस फार्मिंग करनी हो, वहाँ पर पैसे ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, तो स्कैरसिटी इन टेरेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेनेंट्स हो, स्मॉल फार्मर्स हो या शेयर क्रॉपर्स हो, ना तो इनके पास कोई रिसोर्सेज है, ना ही इनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, ना ही इंसेंटिव्स है कि गवर्नमेंट इनको कोई इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं कि चलो ठीक है इम्प्रूवमेंट कर दो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट कर दो, वो भी नहीं है। तो इस वजह से भी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा रहा हमारा, स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 4 पॉइंट हैं, फटाफट बोलो मेरे साथ। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन रेडी हो गया यहाँ पर। तो जितना बता रही हूँ उतना कर लो, अच्छे से कर लो। ये सारी नोट्स आप लोगों को मेरी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, जल्दी से जा करके मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। चलो अब नेक्स्ट ले लेते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कुछ सिंसियर एफर्ट्स करे थे। बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो इसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो ऐसे कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिसने हमारे कंट्री की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को काउंट करा है, उसके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। तो उसके अंदर सबसे पहले है दादा भाई नौरोजी, फिनले श्रीदास, आरसी देसाई, विलियम डिगबाई एंड VKRV राव। तो ये जितने भी नेम्स हैं इन सब ने जो है वो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए सिंसियर एफर्ट्स करे हैं। अब उसमें से सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंस अगर किसी रिपोर्ट को दिया गया है तो वो है डॉक्टर VKRV राव की रिपोर्ट को, ठीक है। तो ये वाली सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंस वाले के अंदर आपका एक MCQ का क्वेश्चन आ सकता है, और बाकी तो जो को आपको सब नाम पते होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जैसे ही भारत में आए उन्होंने देखा कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो इनको क्या लगा कि सबसे पहले जो है इनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, ठीक है। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के पीछे इनके क्या मोटिव थे, तो 2 फोल्ड मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 2 मार्क्स का। तो आप लोगों को 2 फोल्ड मोटिव क्या दिखता है ब्रिटिशर्स का, भारत में किस लिए आए थे, वो हमारे रॉ मटेरियल जो है प्राइमरी गुड्स है उसके लिए आए थे। तो फर्स्ट मोटिव इनका क्या था, प्राइमरी गुड्स अपनी कंट्री ब्रिटेन में भेजना चीप रेट पे,
ठीक है, और वहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसको भारत के अंदर वापस इंपोर्ट करवाना हायर रेट के ऊपर। हम यहाँ से तो रॉ मटेरियल जाएगा चीप रेट पे, लेकिन वहाँ से जो फिनिश गुड्स बन के आएगा वो भारत में बिकेगा हाई रेट के ऊपर। तो ये टू फोल्ड मोटिव थे बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू गेट रॉ मटेरियल एट चीपर रेट एंड टू सेल फिनिश गुड्स एट हायर प्राइजेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। What are the adverse effect of de-industrialization? कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई, तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिले। यहाँ पर भी आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्सनस काम कर रहे थे, अब वो अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो ये जो आर्टिसंस है, क्राफ्ट पर्सनस है, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये जो है वो कहाँ जाएंगे अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ दी ओनली वे आउट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो कि ऑलरेडी क्या था, ओवर क्राउडेड था, प्रेशर ऑन लैंड क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट जो हमें देखने को मिला वो क्या मिला, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्सन फोर्स टू ज्वाइन एग्रीकल्चर सेक्टर्स फॉर द लाइवलीहुड। ओवर क्राउडिंग था एग्रीकल्चर सेक्टर्स का ऑलरेडी, देन इसकी वजह से प्रेशर ऑन लैंड जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, सेकेंड एडवर्स इफेक्ट जो है, हम क्या बन के रह गए, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो अब हम जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई हैं, हम जो भी ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स हैं, मशीन मेड गुड्स हैं, जो कि चीपली आ रहे हैं भारत के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड एज़ कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो मशीन मेड गुड्स चीप ही है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी हो गई हमारी मशीन मेड चीप गुड्स के ऊपर, कॉस्टली हो गया हमारा इंडियन गुड्स, एंड रिजल्ट आ गया क्या, न्यू डिमांड इन इंडियन मार्केट। किस चीज़ की डिमांड हो गई, मशीन मेड गुड्स की। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स तो डिक्लाइन हो गए क्योंकि वो महंगे कर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। किस तरीके से महंगे करें, बाय अप्लाइंग डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ये कहती हैं कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन्होंने डिस्ट्रॉय करा ना, डिक्लाइन हुआ ना इसका, वो किस वजह से हुआ, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने जो कौन सी पॉलिसी अपनाई, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब डिस्क्रिमिनेशन में क्या करा इन्होंने, जो भी भारत के अंदर से एक्सपोर्ट हो रहा है ब्रिटेन के अंदर वो तो ड्यूटी फ्री कर दिया। ठीक है, देन जो भी इंपोर्ट हो रहा है ब्रिटेन से इंडिया के अंदर वो भी ड्यूटी फ्री कर दिया। ड्यूटी फ्री का मतलब होता है कोई भी टैक्स नहीं लगा रहे हैं, ना एक्सपोर्ट पे ना इंपोर्ट पे, बट जो हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर इन्होंने क्या चार्ज करा, हैवी टैक्स, हैवी ड्यूटी चार्ज करा, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया, कॉस्टली हो गया, और जिसकी वजह से उसकी डिमांड जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। बिकॉज ब्रिटेन से जो मशीन मेड गुड्स आ रहे थे वो तो चीप आ रहे थे एज़ कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। तो ये पॉलिसी अपनाने की वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने करा, सब कुछ सोच के करा है, ऐसे ही नहीं करा है। तो अगर जितना भी अभी हमने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का समझा है तो उसके अंदर हम चलें तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बन जाता है वो किसके बारे पे है, टू फोल्ड मोटिव क्या थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, देन एडवर्स इफेक्ट क्या हुए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, एक तो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बन के रह गए। ठीक है, तीसरा जो ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हुई, उसके पीछे मेन कारण क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, तो ये जो भी मैंने समझाया है यहाँ तक आपको बिल्कुल पक्का करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम फॉरेन ट्रेड के ऊपर। तो देखो फॉरेन ट्रेड के अंदर हमें पता है कि हम क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, दूसरा जो भी हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका मोनोपोली कंट्रोल था। मोनोपोली कंट्रोल का मतलब है कि वो जहाँ बोलेंगे वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, जहाँ नहीं बोलेंगे वहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट हम जो है वो ट्रेड कर रहे थे चाइना, सिलोन एंड पर्शिया के साथ सिर्फ। ठीक है, बट मेजर ट्रेड मोर देन 50% ट्रेड जो है वो हम किसके
साथ कर रहे थे, ब्रिटेन के साथ कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी थोड़ी बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर इतने मेजर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट तुमको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट चाइना, सिलोन एंड पर्शिया के साथ हमारा ट्रेड हो रहा था, बट मोर देन 50% ट्रेड जो है वो हमारा हो रहा था ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर से फॉरेन ट्रेड से अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है जो कि आया ही है, वो है ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश के टाइम पे जो हमारी इंडिया की वेल्थ है वो किस तरीके से ड्रेन हो गई। देखो अब हम सबको पता है कि जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, उतना ही हमारी कंट्री के अंदर जो वैल्यूएबल प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो आता है, ठीक है। तो हम तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन के अंदर, हम तो एक्सपोर्ट सरप्लस में थे। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आया होगा। तो क्या उस फॉरेन एक्सचेंज का बेनिफिट इंडिया को हुआ है? नहीं। किसको हुआ है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज़ करा है। कहाँ यूज़ करा? सबसे पहले तो टू मेंटेन आर्मी को मेंटेन करने के लिए। दूसरा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स भी, ठीक है। एंड देन वॉर टाइम एक्सपेंसेस को मीट अप करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी जो वैल्यूएबल प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है उसको यूज़ करा। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हुआ है? ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ, ठीक है। फॉरेन ट्रेड में हम सरप्लस होने के बावजूद भी, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आने के बावजूद भी हमने क्या करा? यहाँ पर हमारा तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करा है। तो जब भी आपका ये ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ का क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ये डिफेंड में भी आ सकता है, डिफेंड एंड रिफ्यूट में भी आ सकता है, कॉमेंट में भी आ सकता है। तो ये तो आपको करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कैसा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जितना बता रही हूँ ना, सारा ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी कितने भी पेपर्स उठा लो, आप पेपर्स में देख लेना, जितना मैं बता रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जितना मैं बता रही हूँ उतना ही आप लोगों को करना है। और ये सब कुछ जितनी भी नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूँगी मेरी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा था ब्रिटिश रूल के अंदर। तो ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ काम कर रहा था। तो सबसे पहले तो किसका डोमिनेशन चल रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर्स का, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर देयर लाइवलीहुड। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। देन 25% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मैन्युफैक्चर एंड सर्विस सेक्टर के अंदर था, बाकी 75% तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही डिपेंडेंट था, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट अगर हम आते हैं, हमने क्या देखने को मिला है? रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई स्टेट है जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेंट पे है और कुछ स्टेट हैं जहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं रीजनल वेरिएशन में देखूं तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा था। वेयर एज पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है वो ग्रो हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो आपको पता होना चाहिए प्रीडोमिनेंस था एग्रीकल्चर सेक्टर्स का और रीजनल वेरिएशन देखने को मिले हैं हमें। कुछ स्टेट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर है और कुछ स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर से आपका ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी रेडी हो गया। समझ में आ रही है सबको? आ ही रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है वो है डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में हमारी कंट्री की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, ठीक है। जब भी वर्ड डेमोग्राफिक आता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक कंडीशन जो है वो बात करेगा हेल्थ, एजुकेशन एंड पॉपुलेशन के बारे में,
ठीक है। तो ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि ब्रिटिश रूल में डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट हमें देखने को मिले हैं। तो रीज़न क्या हो सकता है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट का, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, मतलब ये हेल्थ सेक्टर से कनेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लो लेवल ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी रेट भी हमें बहुत कम देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करूँ तो कितना परसेंट है, 16% है। बट जिसके अंदर अगर मैं फीमेल लिटरेसी रेट की बात करूँ तो फीमेल का लिटरेसी रेट एज लो एज हमें कितना देखने को मिला है, 7%, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। तो लिटरेसी रेट जो है वो फिर किससे कनेक्ट हो गया, एजुकेशन से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो बहुत कम थी वहाँ पर। क्यों कम थी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर ये कनेक्ट कर गया किससे, हेल्थ सेक्टर से। तो कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, 32 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमें देखने को मिला है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या हो जाता है कि बच्चा जो है वो 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही डेथ कर जा रहा है। रीज़न क्या हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पर। तो अगेन ये हेल्थ सेक्टर से कनेक्ट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वाइड स्प्रेड पॉवर्टी देखने को मिली है हमें। अब कितनी पॉवर्टी है उसका कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं है हमारे पास, बट पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही थी, वो विजिबल था, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉपुलेशन से कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है पुअर हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी हमें कैसे देखने को मिली है, पुअर देखने को मिली है। तो ये अगेन हेल्थ सेक्टर के पास। तो जब भी डेमोग्राफिक कंडीशन आता है ना, तो आप लोगों के दिमाग में 3 चीज़ आप बिठा लो कि ये हेल्थ को, एजुकेशन को और पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करेगी। और ये 6 पॉइंट जो है वो इसी के आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लो। ये शॉर्ट में दे रखा है आपको, फुल नोट्स के अंदर इसके अंदर क्या लिखना है वो कवर है, वो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यहाँ पर तुम्हारा MCQ का क्वेश्चन है कि कौन से ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया है। तो वो है ईयर ऑफ 1921 इज़ नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, या जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वो भी है हमारा 1921। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहो या सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहो, सेम ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाई ईयर ऑफ 1921 इज़ नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। हम जो है ईयर ऑफ 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कह रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है हमारा। बिफोर 1921 हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन था वो स्टेबल नहीं था, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। बट आफ्टर 1921 हमें जो है हमारी कंट्री के पॉपुलेशन के अंदर क्या देखने को मिला है, स्टेबिलिटी देखने को मिला है। इवन हमें जो है वो पॉपुलेशन के अंदर राइज देखने को मिला है। इसी वजह से जो है इस ईयर को सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर आ जाता है कि वाई ईयर ऑफ 1921 इज़ नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्लियर है यहाँ पर। चलो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय ब्रिटिशर्स। कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा है तो उसके क्या रीजंस है, क्या इनका मोटिव इंडिया का डेवलपमेंट करना था या अपना मोटिव फुलफिल करना था। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम नहीं करा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बिल्ड करा है तो वो अपने ही सेल्फ मोटिव को यूटिलाइज करने के लिए करा है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स में डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स, रेलवेज एंड कम्युनिकेशन। तो रोड को डेवलप करने के पीछे इनका क्या रीज़न था कि जो रॉ मटेरियल है इनको हमारी कंट्री से कहाँ भेजना है, ब्रिटेन भेजना है। तो रॉ मटेरियल जो है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुँचाना या नियरेस्ट पोर्ट के पास पहुँचा सके, इस वजह से इन्होंने रोड की डेवलपमेंट करी है, ठीक है। सेकेंड अगर बात करते हैं हम रेलवेज़ की, तो रेलवेज़ को डेवलप करने के पीछे इनके 3 रीजंस थे। और ये इसके पीछे भी आपको अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे डेवलप करने के पीछे ब्रिटिशर्स के क्या रीजंस थे। तो ये 3 रीज़न है। कौन से रीज़न है अच्छे से सुन लो। फर्स्ट रीज़न है कि इन लोगों को जो है वो भारत के अंदर कुछ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट करा।
सेकेंड रीज़न है इफ़ेक्टिव कंट्रोल रखना था ओवर द वास्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, तो वो इतनी बड़ी कंट्री के ऊपर अगर इनको कंट्रोल रखना है तो रेलवे इन्होंने डेवलप करा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है टू अर्न प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन ट्रेड, इनको जो है वो फॉरेन ट्रेड के थ्रू क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो फॉरेन ट्रेड जो है वो उसको इजी कौन करेगा, रेलवे करेगा, इस वजह से रेलवे की डेवलपमेंट हुई है। तो जब भी तुमको रेलवे से कनेक्टेड क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आप ये 3 पॉइंट ज़रूर लिखोगे, क्योंकि अगर रेलवे से आया है उसके 3 पॉइंट ही है तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, एक इंडिविजुअल रेलवे का बता रही हूँ मैं, ठीक है। अदरवाइज रीज़न फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ रहा है तो उसके अंदर आपको रोड्स की क्यों करी है, रेलवेज क्यों डेवलप करा है, कम्युनिकेशन क्यों करा है, उसके रीजंस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन के अंदर इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, टेलीग्राफ। अब टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस करने के पीछे रीज़न क्या था, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो ये जो है वो तुम्हें 3 पॉइंट रोड, रेलवे एंड कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है जब भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है, क्यों ब्रिटिशर्स ने इनको डेवलप करा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन रेडी हो गया। इसमें एक इंडिविजुअल क्वेश्चन रेलवे को लेकर के भी आ सकता है, तो ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्यों उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट करा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने सिर्फ भारत का बुरा ही नहीं करा है, अगर हम देखने जाएं तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी ब्रिटिशर्स के थ्रू हुआ है इंडिया के अंदर। तो ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है जो ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर करा है, ठीक है। तो जिसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि हमें ग्रोथ देखने को मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर। अब कहोगे कि मैम ग्रोथ कैसे देखने को मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर, तो इन्होंने क्या करा था, एक्सपांशन करा था एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन, कि जितना भी हमारा कल्टीवेशन का एरिया था उसको क्या करा था, एक्सपांड करा था, जिसकी वजह से कल्टीवेशन भी ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिली है। तो इसकी वजह से इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो हम ब्रिटिशर्स को दे सकते हैं, किसका, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकेंड कंट्रीब्यूशन जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो कौन सा है, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, के भारत में आकर के इन्होंने देखो रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन भले ही अपने मोटिव के लिए करे हो, लेकिन ये भारत को डेवलपमेंट की तरफ तो लेकर के गया ही है, तो इसलिए बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट आ जाता है चेक ऑन फेमाइंस। अब जब फेमाइंस आ रहे हैं तो वो फेमाइंस के ऊपर चेक रखने के लिए हमें जो है वो कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। तो कनेक्टिविटी रोड्स जो है वो ब्रिटिशर्स ने बिल्ड करे थे, तो ये भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। रोड, रेलवे वर्क ग्रेट टू चेक ऑन फेमाइंस, ठीक है। थर्ड आ जाता है, हम शिफ्ट हो गए बार्टर इकोनॉमी से किसकी तरफ, मॉनेटरी इकोनॉमी की तरफ, तो ये भी जो है वो ब्रिटिशर्स की देन है। तो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स। देन नेक्स्ट आ जाता है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, तो वो एक बेस बना है हमारी कंट्री को आगे रन करने के लिए। तो रेडी गाइड बुक फॉर इंडियन पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो ये जो है वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है बाय ब्रिटिशर्स। तो जब भी तुम्हारा ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन, जो कि पूरे हमारे चैप्टर्स को समराइज कर देगा। अगर यहाँ पर ये कहते हैं कि एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये तुम्हारा 6 मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकता है, बिकॉज ये पूरे चैप्टर को जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देगा जो भी अभी तक हम करते हुए आए हैं। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी है, अच्छे से देखी हैं, तो इसका आंसर करना आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि क्या हालत थी इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी, कॉलोनियल इकोनॉमी थी, ब्रिटिश रूल कर रहे थे हमारी कंट्री के ऊपर। तो ह्यूज ड्रेन इन्होंने करा इंडिया की वेल्थ का, कि जितना भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस से जो फॉरेन एक्सचेंज आया उसका बेनिफिट इंडिया को तो हुआ नहीं।
दूसरा क्या करके गए, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हम जो है वो फूड क्रॉप से कहाँ शिफ्ट हो गए, कैश क्रॉप्स के अंदर, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन आ जाते हैं हम कैसी इकोनॉमी बन गए, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या हो जाता है, लैंडलॉर्ड टेन्योर रिलेशनशिप, जो ज़मींदारी सिस्टम हम कहते हैं ना कि लैंड टेन्योर रिलेशनशिप देखने को मिला है। देन हाई रेट ऑफ लगान, लगान का रेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा था। क्रूअल टू कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन से इनको कोई लेना देना नहीं था, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ठीक है। थर्ड जो हमने देखा दैट इज़ हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, कोई भी मॉडर्नाइजेशन नहीं था, कंप्लीट डिपेंडेंसी जो है वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन के अंदर थी, हमारे पास कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, और हमारी कंट्री के अंदर हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट हो रहे थे। तो ये सारे जो है वो हमारी कंट्री को क्या बनाता है, बैकवर्ड बनाता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ सकता है, बैकवर्ड इकोनॉमी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, कोई भी डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला। हमारा जो एग्रीगेट रियल आउटपुट है वो कितना है, 2%, और जो ग्रोथ है पर कैपिटा इनकम में वो कितना देखने को मिला, 0.5%। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारी कैसी इकोनॉमी है, डिप्लीटेड इकोनॉमी है। डिप्लीटेड इकोनॉमी, डेप्रिशिएट इकोनॉमी एक ही बात है। फिजिकल असेट जो है वो डेप्रिशिएट हुए हैं ड्यू टू एक्सेसिव यूज़, क्योंकि कोई नए एसेट थे ही नहीं, तो जो थे वो इतना ज़्यादा यूज़ हुए हैं जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में डेप्रिशिएट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी देखो, ब्रिटिशर्स भारत से जब गए तो क्या करके गए, इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड एंड रूल, तो यहाँ पर ऐसी इकोनॉमी को कैसी इकोनॉमी कहा जाता है, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इंडिया एंड पाकिस्तान, डिस्क्रिमिनेशन करा है इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज। फिर अब ये जो पार्टीशन हुआ उसकी वजह से जो हमारी मेजर इरीगेटेड लैंड थी वो कहाँ चली गई, पाकिस्तान के पास। जो हमारे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बहुत ज़्यादा थे वो भी कहाँ चले गए, पाकिस्तान के बाद। ये अलग बात है कि अब जो है जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ है तो ज़्यादा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है हमारा बांग्लादेश के पास। तो इसके अंदर तो हमें यही पॉइंट लिखने हैं, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर जूट एंड कॉटन, एंड कॉटन एंड जूट ग्रोइंग एरिया कहाँ चला गया, पाकिस्तान के पास। तो ये जो है आपका एक 6 मार्क्स का आंसर बनता है जो पूरे ही चैप्टर को समराइज कर देता है। इसके अंदर आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो कि हैं क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ। लास्ट टॉपिक है कॉलोनियल इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, डिप्लीटेड इकोनॉमी थी, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी थी, ठीक है। और ये जितनी भी नोट्स है जो भी बोर्ड पे लिखी हैं ये सारी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हैं, ये आप लोगों को मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और साथ ही इस चैप्टर की फुल नोट्स जो है वो आप लोगों को मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मेरे साथ इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करो जो कि हमारा टारगेट है 80 on 80, ठीक है। थैंक यू सो मच।